नाजरीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। मईशत के मुतल्लिक बहुत सारे मामलात जो हैं वो जन्म ले रहे हैं। अब ये सारा मामला वैसे तो क्लोज़ हो चुका और मेरे ख़्याल से कशीदगी ख़त्म भी हो गई, मेरे नज़दीक ख़त्म हो गई। हाँ, ताम इसको मज़ीद तूल दी जाएगी, खींचा जाएगा दोनों जानिब से, ताकि दोनों तरफ से कुछ माइलेज वगैरह मिल जाए। लेकिन बज़ाहिर ये कशीदगी ख़त्म हो चुकी है। बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर इस कशीदगी का चैप्टर क्लोज़ किया जा चुका है। अब आ गई बात कि अब इसके बाद क्या होगा। IMF ने कल शराइत की तवील फहरिस्त हमारे हाथ थामा दी, ऐसा हमें तासुर दिया जा रहा है। मुमकिन है उन्होंने पहले से ही बताया हुआ हो, लेकिन हम ऐसा तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो हालिया कशीदगी थी, इसके बाद IMF ने हमें ये फहरिस्त थमाई है। इस फहरिस्त में बहुत सारी चीज़ें, एक तो यह है कि बिजली गैस की कीमतें भी बढ़ेंगी, निज़ाम वक्त और बैनुल अक़वामी कीमतों के हिसाब से। तरक्याती बजट भी शायद मुतासिर हो, क्योंकि अब जितने अखराजात होंगे वो IMF भी वॉच करेगी कि आप बजट कैसा बना रहे हैं, उनके अप्रूवल से होगी। ज़राई आमदन पे टैक्स होगा, इकट्ठा करने का तरीका तो हमें पता नहीं, लेकिन चीज़ें तो हमें बहुत सारी नहीं पता, हम करने के चक्कर में तो अब ये भी करेंगे। ठीक है जी, अव्वल हो नहीं सकता। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं देहाती नहीं हूँ, मैं तो एक साइंस पढ़ा आदमी हूँ, माशियात और इक़्तिसादियात मैंने पढ़ी हैं, तालिब इल्म हूँ। लेकिन ये कि अफसोस के साथ आपको ये कहूँगा कि मेरे इल्म की इस मुल्क में ना कोई कदर है, ना कोई अहमियत और ना कोई इस्तेमाल, क्योंकि मुल्क में लोगों को मईशत का मीम नहीं पता और इक़्तिसादियात का अलिफ नहीं पता, तो अपना वक्त ज़ाया क्या करना। यहाँ पर इस बारे में बात तो की जा सकती है और मैं करता भी रहता हूँ मीडिया पर, लेकिन मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि इस मुल्क में ये चीज़ें गैर अहम हैं। यह बस डींगे वींगे मारना, पतंग उड़ाना, ऊंची ऊंची और लंबी लंबी बातें करना, बस ये लोगों को पसंद है। खैर, IMF ने तो क्लियर कर दिया कि भाई आप डींगे मारो, पतंगे उड़ाओ, चीखो पुकारो, हमको क्या। ये शराइत आपके सामने उन्होंने पेश कर दी। इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि इस्तेमाल शुदा गाड़ियाँ बैनुल अक़वामी सतह पर यूज्ड गाड़ियाँ मंगवाओ, पाबंदी नहीं लगाओ। ठीक है। अब हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अकमल चौधरी साहब, हमारे मेहमान हैं, मईशतदान हैं, मईशत पर गहरी निगाह रखते हैं। वेलकम करता हूं अकमल चौधरी साहब आपको। बहुत बहुत शुक्रिया अली भाई। अकमल चौधरी साहब, मौजू भी हमारा यही है कि अब बजट बनने लगा है, लेकिन IMF ने कह दिया भाई ये पर्चा तब तक पास नहीं करोगे जब तक हम पास नहीं करेंगे, अपने एग्जामिनर से भी पास नहीं करवा सकते, और शराइत की एक लंबी फहरिस्त हाथ थमा दी। अब क्या होगा? देखें, बजट मतलब ये मुझे आपके मुंह से ये बात सुन के बड़ी हैरानगी हुई कि बजट हम बना रहे हैं और हमें IMF ने शराइत दे रही है। ऐसा तो नहीं है, बजट IMF ही बना रहे हैं। उन्होंने तो अपना जो है ना वो बजट दे दिया होगा कि भाई ये है, आप इसको अनाउंस कर दो। मेरे ख्याल में तो ये होना चाहिए था कि अब शराइत वरायत तो वो ये है कि जी बजट का ये हमने बना दिया है और आपने इन 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 चीजों के ऊपर अमल करना है। ठीक है ना। तो बजट ऑलरेडी बन चुका है, IMF ने जो चीजें बतानी थी वो बता दी, हमने तो सिर्फ अमल दरामद करना है। वी आर हेयर, या गवर्नमेंट इज हेयर ओनली टू एक्ट अपॉन द एडवाइसेज एंड द टारगेट विच आर गिवन बाय द IMF। ठीक है ना। इस चीज को आप बहुत क्लियर रखें अपने माइंड में कि हम कोई बजट नहीं बना रहे। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट के उन्होंने हमें टारगेट्स क्या क्या दिए हैं, तो इनकी मैं जरा ओवरव्यू आपको दे दूं। पेट्रोलियम लेवी जो है वो तकरीबन 100 रुपए करने के ऊपर इत्तेफाक हो चुका है। किस क्या अभी चीज? तक जो वो पेट्रोलियम लेवी जी अच्छा। पहले 70 रुपए थी ना, तो इसको 100 रुपए तक ले जाने का इत्तेफाक हुआ है। तो मतलब मुस्तकबिल में अगर इंटरनेशनली प्राइसेस में थोड़ी बहुत कमी भी होती है तो हमारे यहाँ पे वो कमी नहीं होगी, बल्कि अगर खुदा न खास्ता इंटरनेशनली पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफा होता है तो हमारे यहाँ मजीद जो है वो पेट्रोल महंगा हो जाएगा। दूसरा जी, उन्होंने रेगुलेटरी ड्यूटी जो है वो कम करने की बात की है, जिसमें इंपोर्टेड व्हीकल्स भी आ जाती हैं कि उसके ऊपर वो रिलैक्सेशन देने के मूड में है। जाहिर है उससे आपको पता है इंपोर्ट्स बढ़ती हैं तो इंपोर्ट बिल बढ़ता है, इंपोर्ट बिल बढ़ता है तो जो हमारे रिजर्व्स हैं उसके ऊपर बोझ पड़ता है। जब बोझ पड़ता है तो मजीद कर्जा लेना पड़ता है, और IMF तो चाहता ही है कि हम मजीद कर्जा लें, और वो इस चीज को बिल्कुल माइंड नहीं करता कि अगर आप कर्जा लें, आप बॉन्ड्स इशू करें
तो ये उसके लिए मतलब कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, हमारे लिए मसला हो तो हो। फिर उसके बाद पावर सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो पावर सेक्टर के ऊपर जो है वो सर्कुलर डेट को अगेन कम करने की बात की गई है। उसमें इस्लाहात जो उन्होंने सजेस्ट किए हैं उनकी बात की गई है कि पावर सेक्टर में जो है ना वो आपने जो जो डिस्कोज हैं उनको आपने जो है वो प्राइवेटाइज करना है, ताकि अवाम को जो है वो रिलीफ अगर थोड़ा बहुत मिल भी रहा है या इंसानी हमदर्दी की बुनियाद के ऊपर थोड़ा बहुत कम भी है तो उसको भी आप कमर्शलाइज करें, ताकि के इलेक्ट्रिक की तरह पूरे पाकिस्तान में जो है वो बिजली की तकसीमकार कंपनियां नहीं बल्कि बिजली की जो तकसीमकार कंपनियां हैं ये अपने प्रॉफिट्स को मजीद बढ़ा सकें और हुकूमत के ऊपर जो खसारा है उसको कम किया जा सके। नेक्स्ट वी मूव टू फर्टिलाइजर। अगेन जो है ना फर्टिलाइजर के ऊपर भी उन्होंने कहा है कि आप जो जो ड्यूटी है उसको इम्पोज करें, क्योंकि आपको पता है कि फर्टिलाइजर को जो गैस हुकूमत दे रही है वो सब्सिडाइज रेट के ऊपर दे रही है। जी जी। अच्छा, ये और बात है कि फर्टिलाइजर सेक्टर में जितनी भी 2-3-4 कंपनी जिनकी मोनोपोली है फर्टिलाइजर में, अरबों रुपए का मुनाफा वो कमा रही हैं, लेकिन गैस जो है वो उनको हुकूमत सब्सिडी में देती है। और यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि जो मेजर कॉस्ट होती है वो फर्टिलाइजर की वो यही कुदरती गैस होती है, या जो जो मतलब बनती ही गैस से है, यूरिया जो बनती है ना, तो उसका मेन जो रॉ मटेरियल है वो गैस ही होता है, तो वो हुकूमत सब्सिडी पे दे रही है। और जो सब्सिडी दे रही है वो बाद में आप जो है वो गैस की कीमत फर्टिलाइजर जो उससे प्रोड्यूस होगी तो उसके ऊपर आप ड्यूटी वगैरह लगा के खाद को मजीद महंगा करके उस सब्सिडी को आप सेट ऑफ करेंगे। उसके बाद पेट्रोलियम जो प्रॉपर्टी सेक्टर है जो आपका पसंदीदा जो सेक्टर है उसको इंसेंटिव देने की जो है ना वो हुकूमत बात कर रही है कि जो जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स को थोड़ा सा रिवाइव किया जाए, तो उसको भी हम देखते हैं कि सर अभी टोटल फोकस ये होगा कि अवाम को क्रिप्टो की तरफ लाना है। ये मैं आपको अंदर की फिल्म बता रहा हूँ, क्योंकि मुख्तसरन बताऊंगा, मुझे पता नहीं IMF के तो मैंडेट में नहीं होगा ये, लेकिन जितनी अभी पॉलिसियाँ मुरतब की जा रही हैं, रियल एस्टेट आप नहीं ले पाओगे, आप कोई मुतबादिल इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, एग्रीकल्चरल लैंड में आप नहीं जा सकोगे, एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स लग गया। उसके बाद अगर स्टॉक एक्सचेंज ये है, बहुत ज़्यादा टैक्सेस यहाँ हुआ के क्रिप्टो खरीदो, मज़े में रहो, मौज करो, वकार जगह की तरह लंबे लंबे बाल ये घूमते फिरते। कैसे क्या ख्याल है आपका? देखिए क्रिप्टो का जो है ना वो हो सकता है ऐसा हो, लेकिन एज सच क्रिप्टो का बजट से कोई ताल्लुक नहीं है। क्रिप्टो बहरहाल इनकरेज तो की जा रही है, इसमें कोई शक नहीं है। क्रिप्टो का बोर्ड कल तक जुर्म था, कल तक जुर्म था। हमारी पॉलिसियां ऐसी होती हैं, कल तक सांस लेना जुर्म था, आज सांस लेना बिल्कुल ठीक है। उसमें जो है ना वो जो करेंसीज अप्रूव की गई हैं उसमें सुना है कि ट्रंप साहब की जो एक एंडोर्स्ड करेंसी है उसको भी हमने ओके कर दिया है कि उस करेंसी में भी ट्रेड जो है वो किया जा सकेगा। लेकिन ये बात बहरहाल अपनी जगह पे एक हकीकत है कि क्रिप्टो बहरहाल फ्यूचर में जो है ना एज ए मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशंस बहरहाल यूज तो होगी, तो उसका इस्तेमाल मैं तो खैर गलत नहीं। डिजिटल वॉलेट भी तो यही है। माजरत में थोड़ा सा हटके आपसे एक बात करता हूँ। आप जानते होंगे जाली नोट आजकल बहुत निकल रहे हैं और हर पाकिस्तानी जो है वो रगड़ रहा है नोटों को। अगर आपने देखा होगा हाथ में लेकर रगड़ना शुरू कर देते हैं, पता था कुछ होता नहीं है, जाली नोट ही रगड़ रहे होते हैं। तो ये सारा जाली नोट कहाँ से आ रहे हैं आपके ख्याल से? इतने बड़े पैमाने पर जाली नोट इसीलिए आ रहे हैं ताकि आप इतना घबरा जाएं, इतनी टेंशन में आ जाएं कि आप जो हैं वो डिजिटल वॉलेट से रखना शुरू कर दें। प्लेन बात किया करें ना सर, सीधी बात मैं आपको बता रहा हूँ। जाली नोट ऐसे ही छप जाते हैं, मैं और आप छाप सकते हैं घर पे क्या? बिल्कुल ऐसे ही है। ये बहरहाल एक कॉन्स्पिरेसी है इसमें, मतलब आपका जो खदशा है उसको मैं बिल्कुल स्ट्रेट। अच्छा मुझे ये बताएं, कानूनन जो जाली नोट छापता है मुल्क का दुश्मन होता है, मैंने सुना है, उस पर मुल्क दुश्मनी का इल्जाम लगता है। हाँ बिल्कुल ऐसे, ये क्रिमिनल ऑफेंस है, क्रिमिनल है, बिल्कुल मुल्क दुश्मन होता है। मुल्क दुश्मन कहलाता है सर दुनिया में जाली नोट छापने वाला। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो हमारे मुल्क में फिर ये कौन छाप रहा होगा और कौन इसके पीछे होगा? इतने बड़े पैमाने पे ऐसे ही तो नहीं हो रहा होगा ये सब कुछ।
बिल्कुल ऐसा ही है, माफिया होती हैं, कार्टेल्स बने हुए होते हैं, पूरा इसका एक नेटवर्क होता है। कहीं पे ये छप रहे होते हैं, मशीन। अब जाहिर है मैं और आप तो नहीं छाप सकते ना, कोई फोटोकॉपी नहीं छाप थोड़ी है। सकते। इसकी बाकायदा मशीनरी होती है, वो मशीनरी किसी जगह पे लगाई जाती है, फिर वहां पे पेपर्स वगैरह आ रहे होते हैं, फिर वहां से जो लोग काम करने वाले होते हैं वो आ जा रहे होते हैं। तो मतलब ये कोई ऐसी चीज थोड़ी है कि जिसको कोई बैग में डाल के छुपा के ले जाएगा। इसका पूरा कारखाने लगे हुए होते हैं। ज्यादातर मैंने सुना है ये बाड़े की साइड पे जो जो फाटा वगैरह के एरिया से पहले, जी जी। तो वहां पे इस किस्म की जो मशीनरीज हैं वो ज्यादा लगी हुई होती थी। और वो लोग तो मतलब ऐसा बनाते थे कि वो ओरिजिनल नोट जो है ना वो जाली लगता था, और जाली नोट जो जी, है ना ये वो बड़ी अजीब चीज है कि जाली असली होता है या असली जाली होता है, कि अकेला मैं ही टीवी एंकर हूं जो इन मामलात पे बात करता रहता है यार। किसी और के जहन में ये सवाल नहीं आते कि मुल्क के अंदर जाली नोट चल रहे हैं, हर बंदा 5,000 का नोट रगड़ रहा है, कोई 1,000 का रगड़ रहा है, कोई 500 का रगड़ रहा है, और चेक करने की कोशिश कर रहा है कि असली है नकली है। यार ये चीज़ें सारी मेरे जहन में क्यों आती हैं, औरों के जहन में क्यों नहीं आती? लोगों के जहन में ये कौन अंदर है कौन बाहर है, किसी को पेरोल पे छोड़ दो किसी को ना छोड़ो। अरे यार ये सब लोग बातों में हमें लगा के कहीं मामू तो नहीं बना रहे? क्योंकि अंदरूने खाना ये सब लोग तो नोटू छापने के चक्कर में लगे हुए हैं और हमें लगाया हुआ है इन कहानियों पे। अभी झंडों का चक्कर चल रहा है, 3 महीने तुम लोग हमें झंडे हिलाने पर लगा दोगे, पूरा दिन यही चलता रहेगा जनाब, ये हो गया वो हो गया, ये हो गया वो हो गया। सर हमें सब पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आपने अगर देखें, सबसे पहले तो हमें इनकी एरियाज को एड्रेस करना है। अकमल चौधरी साहब हमारे साथ हैं। अकमल चौधरी साहब, माजरत कभी कभार मैं इमोशनल हो जाता हूं, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है जैसे हम लोगों के साथ गेम हो रहा है। हमारे ऊपर महंगाई बढ़ाई जा रही है, पार्लिमान के जो मेंबरान हैं अपनी तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं, वो मुहिब्बे वतन हैं, हम मुहिब्बे वतन नहीं हैं। हम इस मुल्क में रह रहे हैं, हम टैक्स दे रहे हैं, हम हालात बेहतर करने के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं, हम लोड शेडिंग बर्दाश्त कर रहे हैं। हम अगर कहते हैं कि साहब हमें मराद दी जाए तो हम मुल्क के दोस्त नहीं हैं, लेकिन वो पार्लिमान के लोग जो जंगी हालात के बीच में अपनी तनख्वाहें बढ़वा रहे हैं वो मुहिब्बे वतन है। यार मुझे पहले यह बता दे, मुहिब्बे वतन कौन होता है? यार मुहिब्बे वतन मेरे ख्याल में तो वो होता है जिसको जो है ना वो वतन से अपने मोहब्बत हो, उसके लिए जो है वो अपनी मतलब जान माल सब लुटाने के लिए तैयार हो। क्योंकि जाहिर है एक जो आपका वतन होता है वो आपको आज़ादी देता है, आपको फ्रीडम देता है, और मतलब दुनिया में आज़ादी से बढ़ के जो है ना वो कोई चीज़ नहीं है। और इसका जो है ना वो आप उन लोगों से पूछें जिन ममालिक जो है ना आज भी गुलामी की जिंदगी गुजार रहे हैं, अल्लाह ताला उनको भी। तो आईएमएफ ने ये देखें, आईएमएफ ने ये छोटा सा सवाल पूछ लिया कि आप अपने असासे जाहिर कर दो ग्रेड 21 और 22 के अफसर, तो वो अपने असासे नहीं बता रहे, लेकिन हर आम शहरी को आपने पाबंद कर दिया कि वो अपने असासे बताए। ये क्या बात हुई? ये मुझे समझ में नहीं आई। मुहिब्बे वतन हम नहीं है, मुहिब्बे वतन वो हैं जो ग्रेड 21-22 के अफसर हैं, वो बता दें उनके असासे कहां कहां हैं दुनिया में, क्या ऐब है इसमें? देखें आईएमएफ जो है ना वो कोई आइडियल तो नहीं है ना, और हम तो जो है ना माशाल्लाह गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम लिखवा सकते हैं कि हम जो है ना आईएमएफ के रिकॉर्ड 23 प्रोग्राम जो है ना वो ले चुके हैं। और हमारे बाद जो है ना वो दूसरे नंबर पे जो है ना वो अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना भी जो है ना वो तकरीबन 21 के करीब जो है वो आईएमएफ के प्रोग्राम्स ले चुका है। और माशाल्लाह उसका भी वो सवा सत्यानाश हुआ है जो कि पाकिस्तान की इकोनॉमी का भी किसी वक्त में हो गया था, और अभी भी कोई इतने खास अच्छे हालात नहीं है। अच्छा, अर्जेंटीना की मईशत जो है ना तकरीबन 20-22 साल पहले जब वो डिफॉल्ट नहीं किया था, आपको पता है अर्जेंटीना 9 के करीब मरतबा डिफॉल्ट भी कर चुका है। अच्छा, वो उस वक्त जो है ना उसको ये समझा जाता था कि वो जो है आने वाली जो है ना वो इकोनॉमिक सुपर पावर होगा, जैसे आजकल चाइना छाया हुआ है ना, तो उस तरीके से अर्जेंटीना को समझा जाता था। पर उसके बाद जो है ना वो किसी ने उनको मशवरा दिया कि भाईजान आप डिफॉल्ट होने वाले हो तो आप आईएमएफ के पास जाओ, वो आपकी इकोनॉमी को जो है ना बड़ा बेहतरीन कर देगा। वो दिन है और आज का दिन है कि अर्जेंटीना जैसा मुल्क जो है ना वो मेरे ख्याल में अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो सका। और मैं तो अक्सर प्रोग्रामों में बोलता हूं कि मुझे पिछले 22 साल में कोई एक मुल्क दिखाए ना कि जिसने आईएमएफ का प्रोग्राम लिया हो और उसने उसके बाद जो है ना वो माशी तरक्की हासिल कर ली हो। भाई उन्होंने अपने एजेंडा में छुपाया तो नहीं है, वो तो साफ बोल रहे हैं। वो तो बोल रहे हैं हम आलमगीरियत, वो कह रहे हैं हम आलमगीरियत की नुमाइंदगी करते हैं
और आलमगीरियत का, ग्लोबलाइजेशन का नया निज़ाम क्या है वो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं, उन्होंने छुपाया तो नहीं है। आईएमएफ का जो टारगेट नंबर 1 होता है ना, वो ये होता है कि ये मुल्क कर्जे लेता रहे, इस मुल्क में जो है ना वो गुर्बत की शरह बढ़ती रहे, इस मुल्क में बेरोजगारी बढ़ती रहे। इस चीज से आईएमएफ को कुछ लेना देना नहीं है। आईएमएफ ने देखना है कि जी आप फिजिकल डिसिप्लिन का मुजाहरा करें, आपकी मॉनेटरी पॉलिसी अच्छी हो, आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट होना चाहिए। बेशक आप उधार लेके ही क्यों ना पूरा करो, लेकिन आपने अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट मेंटेन रखना है। कर्जों को जो है ना आईएमएफ कहता है कि वो अप्रिशिएट, गो फॉर अदर कंट्रीज, कटोरा ले लेके घूमो, जहां से आपको कर्जा मिलता है लेके आओ। अपने रिजर्व जो है ना वो आपने बढ़े हुए दिखाने हैं, आपने जो है वो कर्जे लेते रहना है। अपनी इंपोर्ट्स आपकी जितनी मर्जी है आप बढ़ाओ, आप जो है ना सिर्फ रेगुलेटरी ड्यूटी लगाओ और उसके बाद इंपोर्ट्स बढ़ाते जाओ, गाड़ियां मंगवाते जाओ, लोकल इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क करते जाओ। आईएमएफ की ये पॉलिसीज हैं। तो हम तो आईएमएफ की पॉलिसीज के शुरू से ही खिलाफ हैं। तो अब पता नहीं क्या हुकूमत को नजर आता है कि जी कड़वी गोली है, मजबूरी में जा रहे हैं। भाईजान मजबूरी में भी नहीं, इस दफा तो भाई दुआएं करवा रहे थे ये हमसे, ये कह रहे थे आईएमएफ का कर्जा हमें मिल गया तो दुनिया के सारे मसाइल हल हो जाए। अब जो बजट साजी की जाएगी 2025-26 की, ये बड़ी ही अहम बजट साजी होगी, लेकिन इस बजट साजी के अंदर आईएमएफ का किरदार बहुत ज़्यादा उभर कर सामने आएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि अब हम अपने जावियों को, हालात को, वाक़यात को बिल्कुल ठीक कर लें। देखिए मुझे याद है कि इम्तिहानात के दौरान कभी कभी कराची के हालात ख़राब हो जाया करते थे मेरे बचपन में, लेकिन यह है कि मैं कभी इस चीज़ पे तवज्जो नहीं देता था कि मेरे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। हालात बहुत ख़राब होते थे कराची शहर के एक दौर में, लेकिन मैं इम्तिहानात पे तवज्जो देता था, मेरा एग्ज़ामिनेशन के ऊपर फोकस होता था कि मेरा कल पर्चा है, मैंने अच्छा करना है। यह अलहदा बात है कि 9th और मैट्रिक में बहुत चीटिंग हुई और मेरे जैसे नेक नीयत बच्चे बहुत ज़्यादा उन्होंने सफ़र किया, क्योंकि मैं चीटिंग नहीं करता था। तो मैंने ज़िंदगी में भी और इम्तिहानात में भी पाकिस्तान में बड़ा बोझ उठाया, लेकिन यह कि अल्लाह ताला इसका अजर मुझे देगा। लेकिन बात यह है कि मैं आपको वाज़ेह करके बता दूं कि अब दुनिया में क्या मामलात हो रहे हैं, अब इसको थोड़ी देर के लिए पॉज पे डालना पड़ेगा। अभी हमें इनवर्ड लुकिंग इकोनॉमिक फोकस की जानिब जाना पड़ेगा। किस तरह मईशत को बेहतर करना है इसके ऊपर सोचना पड़ेगा और अपना वक्त इसी के ऊपर हमें सर्व करना पड़ेगा। यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। चाहता है वी वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।